जय जय जगन्नाथ। माई सेल्फ नीरज त्यागी, फिजिक्स फैकल्टी, एलन करियर इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर। बच्चों, आप सभी अभी कुछ दिन बाद नीट एग्जाम फेस करने वाले हो। तो नीट एग्जाम से रिलेटेड इन फिजिक्स आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उन्हीं क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए कि उन क्वेश्चंस पर अपन प्लान करने के लिए हम अपनी टीम के साथ कुछ डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना क्वाइट ऑब्वियस होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अपन 10 डेज के बाद में जो सपना आपने बचपन में देखा था वो सपना पूरा होने वाला है। तो आज हम जो भी 10 डेज में बेस्ट टू बेस्ट क्या करें ताकि आप नीट में इवन फिजिक्स में बेस्ट टू बेस्ट स्कोर कर सकें। तो इसी के लिए सबसे पहले मैं अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। हमारे साथ में हैं विकास तिवारी सर, मनमीत सर, हेलो एवरीवन, अनिल सर, सौरभ मिश्रा सर, हेलो एवरीवन, सौरभ सुमन हेलो सर। सर। ये सारे सर लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स को तैयार किया है। इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कुछ डॉक्टर्स की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट डॉक्टर बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों की मेंटरशिप की हुई है। तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है सर लोग अपने एक्सपीरियंस से उन सारी चीजों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विकास तिवारी सर से। सर, एक्चुअली क्या होता है, मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स फिजिक्स में मैं बहुत सारे बार कर लेता हूँ, लेकिन होता क्या है, एग्जाम से कुछ दिन पहले मेरे को ऐसा विजन्स आने लगता है कि यार मेरा रे ऑप्टिक्स तो रह गया, वो तो मुझे आता ही नहीं है। इवन मैंने रे ऑप्टिक्स को पढ़ा हुआ है, तो मैं ऐसा 10 डेज में क्या करूं कि जिन टॉपिक्स को मैंने बेस्ट टू बेस्ट किया है, एटलीस्ट उन टॉपिक्स के लिए, हर टॉपिक के लिए मुझे ऐसे विजन्स आना बंद हो जाए। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसा होता नहीं है, हम कुछ भूल नहीं रहे होते हैं। वो बस क्या होता है कि हमने इतने दिनों से तैयारियां की हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो हमको डरा रहा होता है कि आप भूल चुके हो। तो जब भी कभी ऐसा दिमाग में आए तो हमको इसको लेके डरना नहीं चाहिए या सोचना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है यहाँ पे जी सर, कि आप सोचना बंद करें, तुरंत कॉपी उठाएं, नोट्स उठाएं या फिर आपका जो मॉड्यूल है उसको लें और 5 मिनट बस आप उसको देख लें एक बार ओवरव्यू। आपका वो जो डर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही है सर इसका तरीका। मतलब काम सोचने से नहीं, करने से होगा। हमको सोचना नहीं है बच्चों, करना है। बस 5 मिनट लगता है सर, 5 मिनट से आपको ज्यादा नहीं लगेगा। बिल्कुल सर, ये बस इसको हम डर का भूत भी बोल सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही है बस। तो सोचना बंद करोगे तो डर का भूत ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बिल्कुल सर। मनमीत सर, जी सर। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं लास्ट 10 डेज में, खासकर फिजिक्स, आपको पता है, हम सब भी जानते हैं कि नीट एस्पायरेंट्स के लिए मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब मैं फिजिक्स सॉल्व करने लगता हूँ तो एक स्पेशल टाइप का अजीब सी बेचैनी बोले या उसको एंजाइटी बोले, ये फील होने लगती है। लेकिन चूंकि 10 डेज बचे हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि 10 डेज में ऐसा मैं क्या करूँ ताकि इस टाइप की एंजाइटी से मैं बच सकूँ और फिजिक्स में बेस्ट टू बेस्ट टाइम दे करके अच्छा स्कोर गेन कर सकूँ। ऑल राइट सर। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना है कि एंजाइटी है, एक इमोशन है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। कारण क्योंकि ये जो इमोशन है तुम्हारी डायरेक्टली परफॉर्मेंस से रिलेटेड है ना, इट मैटर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हो जिसको एंजाइटी हो रही है, सबको एंजाइटी होती है। डजंट मैटर आप मॉक टेस्ट में क्या स्कोर कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा, मे बी दे वुड बी वेरी हेल्पफुल, आई एम श्योर दे विल बी हेल्पफुल। लाइक फर्स्ट थिंग तुम क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो, एवरी डे गेट अप इन द मॉर्निंग एंड से योरसेल्फ कि ऐसा नहीं है भाई, जो मैं रेगुलर रूटीन में पढ़ रहा हूँ, जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, एग्जैक्टली नीट भी एक अदर एग्जाम है, कोई वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे तुम्हारे मॉक टेस्ट को तुम इंपॉर्टेंस देते हो ना, राइट, बस वैसे एक रेगुलर एग्जाम है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा फोकस रहेगा अपनी रेगुलर रूटीन पे, और जब तुम्हें नीट भी वैसा ही फील होगा। अगर तुमने अभी तक मॉक टेस्ट में जिस तरीके से दिया है, कुछ भी नया नहीं है, वो बस सिमिलर चीज है। तो अगर आप इस थॉट प्रोसेस से काम करोगे तो नीट आपको बहुत इजी और हेल्पफुल होगा, और श्योर इससे एंजाइटी रिड्यूस होती है। दैट वुड बी इनफ, इससे आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकता है। नीट का एग्जाम मॉक टेस्ट के जैसे ही देना है, Exactly. ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं। राइट सर, बिल्कुल। अनिल सर, एक्चुअली जब अपन पढ़ते हैं, पूरी साल मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फैंटास्टिक जर्नी जो मैंने पूरी साल की है, इसका एक शानदार फिनिशिंग हो, शानदार फिनिशिंग टच हो। तो एक्चुअली मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, मॉड्यूल भी मेरे पास है, एनसीईआरटी भी मेरे पास है।
तो इनमें से मुझे क्या भी 10 डेज में पढ़ना चाहिए ताकि मैं अपना बेस्ट स्कोर परफॉर्म कर सकूं? जी सर, तो बच्चों को मैं कहना चाहूँगा सर, इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के, आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे अपने आप को फोकस करें। जी सर। और इतने कम दिनों में सर ये पूरे जो हमारे पास इतने ब्रॉड सिलेबस हैं, इसको कैसे हम रिविजन कर पाए। बिल्कुल। तो उसके लिए द बेस्ट टेक्निक है जो बच्चों, आप हर एक चैप्टर का एक फॉर्मूला का एक नोट्स बनाइए। आपके पास बना हुआ भी होगा, एलन की तरफ से भी मिला हुआ होगा, बिल्कुल, हैंडबुक मिली हुई नोट्स। जी Right, सर, sir. उसको डेली कॉपी में हर एक चैप्टर के नोट्स को आप लिखें। बिल्कुल सर। उसको लिखें, हर एक फार्मूला को लिखें। उस फार्मूला से क्या टर्मिनोलॉजीज हैं उसके क्या कन्वर्जन यूनिट के होंगे, बिल्कुल। क्या ग्राफिकल पोर्शंस हैं उसको लिखें आप, क्या डायग्राम है वो देखें आप। बिल्कुल। तो इन सारी चीज को आप लिखें, डेली लिखें, डिसिप्लिन वे में लिखें। डिसिप्लिन वे का मतलब बच्चों, जो आप आज लिख लिए और फिर 3 दिन छोड़ दिए, जी नहीं। अगर आपके एग्जाम में 8 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, तो 2 घंटा समय दो और डेली उस फार्मूला को लिखो, शुरू से लेके लास्ट तक। बिल्कुल सर। क्योंकि नीट के सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड आते हैं, सारे क्वेश्चन तकरीबन फार्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला लिस्टिंग बेस्ड स्टडी अपने को 10 डेज में परफॉर्म कर रहे हैं। जी सर, तो वो जितनी बार इसको लिखेंगे ऑन द स्पॉट, उनको क्वेश्चन देखते ही स्पॉट होगा जो अच्छे इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाना, बिल्कुल। और वेरी इजीली वो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेस्ट है रिवीजन करने का। और दूसरी चीज, जो भी आपका प्रिपरेशन है, आपने जो भी कर रहे हैं, किए हैं और करेंगे, आप भरोसा रखें, दैट इज इनफ फॉर योर सिलेक्शन, और डेफिनेटली यू विल बी इन द रेस। मतलब मुझे फार्मूला लिस्ट बेस्ड स्टडी करनी है और फार्मूले में जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी मुझे जानना जरूरी। जी सर, डेफिनेटली सर। जी सर। सर मिश्रा सर, जी सर, एक्चुअली क्या होता है कि पूरे साल के दौरान जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो बहुत सारे कभी प्रॉब्लम आते हैं। कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें मुझे कम इंटरेस्ट आया, या मान लो मेरा हेल्थ इशू रहा तो उस टाइम पे मैं उसकी कम प्रैक्टिस कर पाया, ऐसा मुझे फील आता है। तो क्या भी 10 डेज में मैं ऐसे टॉपिक को छोड़ दूँ, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट बाकी से तो मैं क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस है मेरा, बट इन 10 डेज में मैं ऐसा क्या करूँ ताकि ये जो मेरे टॉपिक्स हैं जिनमें मैंने कम प्रैक्टिस की हुई है, इनमें नीट में आया हुआ क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकूँ। ओके। तो बच्चों, इसके लिए आप लोग क्या करना कि देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो टॉपिक आपके रह गए हैं, जिसको आपने पहले कभी नहीं किया था किसी कारणवश से, तो उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नीट पे ज्यादा स्तर पे लेवल ज्यादा नहीं रहता है। तो आप उन क्वेश्चंस को मतलब उस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं वो एक बार आप देख लें, आप एक बार देख के जाएं एटलीस्ट, और उसके 1-2 सॉल्व एग्जाम्पल कर लें, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में आ रहे हैं। ठीक है, जिससे आपके अंदर का जो ये डर है ना कि मेरा ये टॉपिक रह गया है, मेरा इस पे ज्यादा कंट्रोल नहीं है, ये वाला फियर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने वो देख रखा है। ठीक है। और बच्चों, आप इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहो कि जो टॉपिक आपने नहीं किया है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस कम है, उसके बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप बस उस चैप्टर्स को एक बार एटलीस्ट देख के जाना, जरूर जाना, क्योंकि हमें हर चैप्टर को प्रायोरिटीज देनी होगी। क्योंकि क्या पता किसी क्वेश्चन को हम छोड़ के जाएं, वही क्वेश्चन हमें पहले दिख जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, फिर हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आप देख के बिल्कुल जाओगे, और आप अपने दिमाग से ये हटा दो कि मेरा ये टॉपिक वीक है, ये मेरा स्ट्रांग है। आप तो बस आप अपने आप पर भरोसा रखो कि मैंने अपना प्रिपेयर कर रखा है अपने आप को, और मैं वो 3 घंटे अपना 100% दे दूंगा। बिल्कुल सर। जी सर, मतलब मैं अगर नोट्स पढ़ के जाऊंगा तो ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो मैं सॉल्व ना कर। बिल्कुल। सौरभ सर, जी सर, एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है नीट में पेपर अटेम्प्ट करना, और खासकर फिजिक्स में तो एक्चुअली में चैलेंजिंग सब्जेक्ट भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से, कौन सा स्ट्रेटजी अपना करके मैं 45 क्वेश्चन फिजिक्स में 1 घंटे में सॉल्व कर सकूँ। तो मेरा प्लान क्या होना चाहिए उसके लिए? बिल्कुल सर, पूरे साल हम लोग मेहनत किए हैं ताकि पेपर अच्छे से जाए, तो हमारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी पेपर सॉल्व करने के लिए होनी चाहिए। अब कुछ लोग पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं। अभी लास्ट के 10 डेज में इस पे आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप जो भी पहले अटेम्प्ट करते हैं उसी को फॉलो करेंगे। हाँ, मगर फिर भी रेकमेंड ये किया जाता है कि बायोलॉजी को पहले अटेम्प्ट करें, ताकि 50% जो क्वेश्चन होता है, इस बार 200 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन जो भी है वो आपका मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर हो जाए, 40 मिनट्स तक में कवर हो जाता है, ताकि मैक्सिमम जो टाइम बचा है उसमें आप रेस्ट ऑफ द 50% क्वेश्चन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करेंगे।
ओके, अब जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन है इस बार, और ऑन एन एवरेज अगर 50 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए 1 आवर मिला तो एक क्वेश्चन मुश्किल से भी 1.5 मिनट का समय हमको नहीं मिल रहा है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि पूरे पेपर को एक बार रीड कर लेंगे फिर हम आसान क्वेश्चन को पिक करके सॉल्व करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल टाइप की चीजें हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाइए। कई बार ऐसा होता है कि बीच में ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हम लोगों को मोर देन 2 मिनट्स या उससे भी ज्यादा समय खर्च होता है, और हमें लगता है कि और 1 मिनट अगर इसमें मेहनत हो जाए तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा या आंसर आ जाएगा। आ भी सकता है, मगर अगर आप 2 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो और उस जगह पे अगर आप दूसरा 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ना ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप पूरा एक बार क्वेश्चन को, जितनी भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, और बचे हुए समय में फिर जो भी क्वेश्चन आपके छूटे हैं जिसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, वो चाहे फिजिक्स हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, उसको दोबारा से अटेम्प्ट करें। इससे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन के साथ में आपको अटैच नहीं होना है पेपर में, और भाव तो बिल्कुल भी नहीं देना। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है हम लोग ईगो में चले जाते हैं कि ये बिल्कुल। क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा, जरूर होगा सॉल्व आपसे, मगर वो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। और किसी स्टूडेंट के लिए कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है, वो एज कोई फिक्स नहीं होता, तो आप वैसे क्वेश्चन को स्पेशली अवॉइड करें। मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरा मतलब प्रिय सब्जेक्ट फिजिक्स है जी, और मुझे वो क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उतने समय में अगर एक क्वेश्चन की जगह अगर मैं केमिस्ट्री या बायो के अगर 4 क्वेश्चन कर सकता हूँ तो मुझे 4 क्वेश्चन फिजिक्स को प्रायोरिटी देना देना, 4 क्वेश्चन प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल 4 क्वेश्चन को प्रायोरिटी जी, देना। बिल्कुल सर। बहुत सही बात है। जी सर। तो ये परफॉर्म करना है बच्चों। सर एक कॉमन क्वेश्चन ये है, एक्चुअली में फिजिक्स अपन पढ़ते हैं, ब्रांचेज वाइज पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है, तो क्या अभी लास्ट 10 डेज में सबको पढ़ने की स्ट्रेटजी मेरी सेम होनी चाहिए, या किसी को ज़्यादा पढ़ना चाहिए या कम पढ़ना चाहिए, या कोई टॉपिक ऐसा स्पेशली जिससे क्वेश्चन कोई ज़्यादा हो, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा सर। बिल्कुल सर। अब जैसे हम लोग जब भी 11th में स्टार्ट करते प्रिपरेशन, तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से स्टार्ट करते, फिर एरर और इंस्ट्रूमेंट की चीजें पढ़ते हैं। और हर साल ये देखा गया है कि एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से, एक क्वेश्चन एरर से, और एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज से आता है, जिसको रिवाइज करना बहुत ही आसान और कम समय में होता है। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो आपको पक्के से आंसर दिला, मतलब कि उसमें आपको पॉजिटिव आंसर मिल सकते हैं, उसमें गलती होने की चांसेस नहीं होते। फिर मैं आगे बात करूंगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, उससे भी एक सवाल हर साल आ रहे हैं। और अगर बड़े चैप्टर्स की बात करें मैकेनिक्स में स्पेशली, जैसे सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, उसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितना आपने क्लासरूम में पढ़ रखा होगा। पूरा फॉर्मूला बेस्ड आता है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो एक क्रॉस प्रोडक्ट से सिर्फ सवाल आया था, टॉर्क पूछा गया था। तो आप बिल्कुल डीप में ना जाएं, आप ऊपर से उसका फॉर्मूला देखें और जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन रहेंगे उसको एक बार रिवाइज करें, उसको ट्रेंड को पकड़े। जी सर। तो बच्चों जैसे आप रोटेशन तक अगर आपने रिवाइज कर लिया तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं एसएचएम ऑसिलेशन में। देखो एसएचएम का ट्रेंड देख करके ये पता लगा है कि उसमें जो क्वेश्चन है ना वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड ज्यादा है। तो आप वो जो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जो एसएचएम के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें फेजर डायग्राम बनाना होता है, जिसमें हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है, टाइम कैलकुलेट करना होता है, उस पे बेस्ड जो एग्जांपल है वो जरूर देख के जाएं आप। और जो सिंपल पेंडुलम हो गया, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, उनके जो टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो जरूर देख के जाना आप लोग। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहले भी बता चुका हूं जैसे कि यहाँ पे लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम एक बार केवल फॉर्मूला देख लेते हैं और एक बार आप क्लास के नोट्स जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्लास नोट्स में कुछ पॉइंट्स जो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि जो मॉड्यूल्स में नहीं या किसी कहीं पे लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप एक बार नोट्स को जरूर फॉलो करना। उसके बाद अगर हम बात करें वेव थ्योरी की, तो वेव थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रांसवर्स वेव की स्पीड पे भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है √T/μ, बिल्कुल उस पे बेस्ड एग्जांपल आया है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर में तो आप देखोगे कि अच्छा क्वेश्चन आया है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड भी एग्जांपल आया है, ठीक है, तो आप उसको जरूर देख के जाना है। उसके बाद जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, जिसमें हम लोग बीट्स पढ़ते हैं, बीट्स बिल्कुल आप देख कर जाएंगे, क्योंकि वो सब फॉर्मूला बेस्ड है और उनके किस टाइप के सवाल जो आते हैं
ये आप लोग के मॉड्यूल्स में भी काफी अच्छे तरीके से मेंशन है। मॉड्यूल का जो कंटेंट है वो बहुत सही तरीके से डिजाइन इसीलिए किया गया। अगर आप मॉड्यूल का कंटेंट भी देख लोगे ना कि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है, तीसरा टॉपिक ये फॉर्मूला है, ये सब आप एक बार देखते चले जाओ और सबके एक एक सॉल्व एग्जांपल कर ले चले जाओ, तो उससे क्या होगा कि आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हीट के लिए। देखो बेटा, हीट में जो अपना हीट ट्रांसफर चैप्टर है उस पे रेडिएशन है, रेडिएशन के क्वेश्चंस आते हैं। ब्लैक बॉडी हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। थर्मोडायनेमिक्स पे बेस एक दो एग्जांपल होते ही हैं, जिसमें एक ग्राफ का सवाल रहता ही है बिल्कुल, और प्रोसेस का सवाल रहता है जिसमें वर्क डन, इंटरनल एनर्जी में चेंज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस एग्जांपल होता है। तो आप जरूर सारे प्रोसेस एक बार जरूर देख लेना। उन प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनमें पीछे छुपे हुए जो ट्रिक्स होते हैं वो जरूर आप देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिक्स पे बेस्ड होते हैं। हाँ, हम ज्यादा उसमें टाइम को हमको देना नहीं होता है, क्योंकि आपको पहले भी सर ने बताया कि हमें 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें हमें एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो वो क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आपने वो ट्रिक पकड़ लिया तो हो जाएंगे, नहीं पकड़ा तो आप टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। इसलिए तो आप लोग उन ट्रिक्स को जरूर देख लेना एक बार। तो हीट के बाद मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लूइड में। अच्छा, अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में हाइड्रोडायनेमिक्स ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो प्रीवियस ईयर में हाइड्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा हैं जो बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। आप बिल्कुल देख के जाना बर्नौलीज थ्योरम। उसके बाद सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन का फोर्स वाला फॉर्मूला, एनर्जी वाला फॉर्मूला, ये बिल्कुल देख के जाना। कैपिलरी राइज, कैपिलरी जो हाइट आती है उसका फॉर्मूला देख के जाना। और उनके जो स्पेशल केसेस भी क्लासरूम में जो करवाए गए हैं वो एटलीस्ट जरूर आप देख के जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो स्पेशल केस पे ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल उसको देख के जाना है। और विस्कोसिटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको विस्कोसिटी में टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, ये आप जरूर देख के जाना है। तो ये हमने बता दिया आपको 11th का रिवीजन का प्रिपरेशन। अब हम 12th का रिवीजन प्रिपरेशन देखते हैं। बच्चों, 12th में इलेक्ट्रोडायनामिक्स पोर्शन पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपने 12th बोर्ड के साथ भी प्रिपरेशन किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपने उस पर पढ़ा था। लेकिन रहा नीट में तो हमने पहले भी बताया जो सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड होते हैं और बहुत सारे फार्मूले हैं उस चैप्टर्स में। तो बच्चों, आप फार्मूला को तो डेली देखो, लिखो, और जैसे आप डाइपोल हो उसको देख लीजिए, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। EPS इक्विपोटेंशियल सर्किट से क्वेश्चंस बनते हैं, इन पोर्शंस को देख लो। गॉस लॉ में आप देख सकते हैं कोई कंडक्टिंग बॉडी को जब हम अर्थिट करते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स वाले। जी हाँ, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पे वो काफी पूछते हैं, अल्टरनेट ईयर्स आते हैं क्वेश्चंस। कंडेंसर में आप एनर्जी देख लें, जो एनर्जी एसोसिएटेड क्या होते हैं। जी सर। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और खासकर जब बैटरी हम कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हैं और डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आप बच्चों कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मॉड्यूल देख लें, नोट्स देख लें, फॉर्मूला देख लें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होगा, तुम बना लोगे। वैसे ही मैग्नेट में आप आ जाएं तो मैग्नेट में हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ, बायर सावर्ट लॉ वेरी कॉमन सा है, आप पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चंस बना ही लोगे। इंपॉर्टेंट में आप एक बार क्या करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड जियोमैग्नेटिज्म्स, जो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, आप तुरंत उसको बना पाएंगे, देखते ही बन जाएगा। सारे के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल EMF, खासकर थीटा जो चेंज होता है जब हम लोग पीरियोडिक पढ़ते हैं, वहां से काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप देख लीजिए। सोलेनॉइड से क्वेश्चंस काफी बार आते हैं, उसको आप देख ले। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, तो वो आप उसको देख ले। और AC में फेजर डायग्राम तो कॉमन सी बात है, आप पढ़ते ही हैं। फेज फैक्टर, पावर फैक्टर, ये सब आप देख ले। LC ऑसिलेशंस देख ले। तो मैं नहीं समझता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मनीष। ओके, एज फार एज ऑप्टिक्स इज कंसर्न, बेटा मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट ऑफ द टाइम साल के आखिरी में पढ़ा जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, बट द थिंग इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसा चैप्टर तुम्हें इतना एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा एज फार एज नीट एग्जाम इज कंसर्न। देखो, 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
अब तुम्हें वहां ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जाकर ड्रॉ नहीं करने, तुम्हें पता है कि उसका डायरेक्ट हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसमें रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज अगर तुम्हें आते हैं तो काम हो जाएगा। और तुम पिछले ईयर्स के पेपर भी उठा के देखोगे तो सिर्फ फॉर्मूले से काम हो रहा है। तो अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो उसमें अपना कौन सा गया, डिफ्रैक्शन हो गया, वाईडीएससी हो गया, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले एटलीस्ट तुम्हें आने ही चाहिए, राइट। और अगर अपन रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ज्यादातर बच्चों को मिरर फॉर्मूला और प्लेन मिरर आता होता है, बट एक्चुअली आजकल जैसे देखा गया ट्रेंड में तो रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे नॉर्मल शिफ्ट से क्वेश्चन बहुत आता है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को आना चाहिए, वो वाले नॉर्मल शिफ्ट वाले क्वेश्चन। एंड उसके बाद प्रिज्म, वो भी अपन काफी लोग मिस कर देते हैं, जैसे थिन प्रिज्म के क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के क्वेश्चन आते हैं। तो जस्ट इन फॉर्मूलाज को तुम्हें लिस्ट डाउन करना है और इनके डेरिवेशंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑप्टिक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, तुम्हें जस्ट फॉर्मूलाज को सही से पिक करना है, रिलेट करना है और वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट, तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट सर। वेव ऑप्टिक्स में सर, वेव ऑप्टिक्स में वही बताया, डिफ्रैक्शन, अगर अपन बात करें वाईडीएससी की बात करें, वाईडीएससी की वेरिएशंस की बात करें, क्योंकि उनपे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नीट तुम्हें बहुत घुमा के या बहुत ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो फॉर्मूला से रिलेट करता है, बट हाँ वो तुम अप्लाई तब कर पाओगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर तुम्हें बेसिक डेफिनेशंस पता है ना, यू विल मेक इट, दैट्स इट। तो फॉर्मूले के साथ साथ मुझे उसके पीछे का पूरा हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, राइट सर। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है, अगर अपने को ज्यादा डेरिवेशन भी डेप्थ में नहीं पता तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एज फार एज नीट इज कंसर्न्ड। बिल्कुल बिल्कुल, राइट सर। विकास जी सर, हम सब बात करने वाले मॉडर्न फिजिक्स के लिए। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है सर कि ये हमें बहुत थोड़ा पढ़ना है नीट के लिए। तो इसके लिए हम इसको 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो लगभग सभी सरों ने मतलब बताया कि फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड फॉर्मूला। तो मॉडर्न फिजिक्स के लिए ये जो 3 है, फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट जो है वो है कंसेप्ट। तो जैसे अब हम अगर हम मॉडर्न फिजिक्स को चैप्टर वाइज डिवाइड करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे हमें उसमें बहुत डीप में हमको कंसेप्ट जानना पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जैसे इंटेंसिटी के साथ वेरिएशन करंट का, ये सब हमको जानना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसके नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम जाएं, जैसे अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो उसमें आपको ज्यादा फोकस कैलकुलेशन के ऊपर है। बिल्कुल, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन है। तो अब उन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऑब्वियसली हमारे टीचर्स ने आपको बताई होगी क्लासेस में, तो बस आप उस पर फोकस करें। और सबसे जो तीसरी पॉइंट है सर कि क्वेश्चन को समझना। सर मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है कि बच्चे जनरली क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनको आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको निकालना कुछ और है और वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते, या फिर गलत पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि रेडियो एक्टिविटी में बच्चे एक्टिव न्यूक्लियाई और एक्टिविटी में डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान रखनी है। और मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान है, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है। क्वेश्चन आएंगे और काफी आसान आएंगे, काफी आसान। जी सर। और इसके बाद अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर्स की, तो एज मतलब मॉडर्न फिजिक्स ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का एक बहुत छोटा सा पार्ट हमको पढ़ना है। और एक गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि इसमें इतना ज्यादा घुस जाते हैं जिसकी हमको एकदम नीड नहीं है। बिल्कुल सर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो बच्चा क्या करता है कि वो सिंपली पीएन जंक्शन डायोड तक गया, वहां तक बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर ट्रांजिस्टर पहुंचते ही चैप्टर छोड़ देता है। वो आपको नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, हमें तो हम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है, हम तो मेडिकल कॉलेज में हमको जाना है। सिंपली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें और उसमें जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन है कि सिर्फ फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है सेमीकंडक्टर्स। बस यही है सर, मतलब काफी आसान है मॉडर्न फिजिक्स। सेमीकंडक्टर बस डराने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे तो शायद तो आपको लगेगा कि इससे आसान कुछ था ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि सर की रोटेशन में बच्चा जितना समय लगाता है उतने समय में वो मॉडर्न और सेमीकंडक्टर दोनों निकाल सकता है, और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा आते हैं। ऑन एन एवरेज मॉडर्न में 4 स्कोर बढ़ाना है तो सेमीकंडक्टर और मॉडर्न को अच्छे से करके जाना है। 2 या 3 साल पहले सर मॉडर्न से आपको 7 क्वेश्चन आए थे, सेमीकंडक्टर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्लास 12 के टॉपिक ज्यादा फोकस किए जा रहे हैं। तो इन 2 टॉपिक को तो आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। और बाकी सर लोगों ने मतलब काफी अच्छी बातें बताई हैं, तो उस पर फोकस करना है आपको। बैक टू यू सर। अब सर आप थोड़ा बच्चों को गाइड कर दें। जी सर। सर लोगों ने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स के बारे में बताया। आप एंजाइटी कैसे दूर करें, फिर जो भूल जाते हैं उस चीज़ों को कैसे दूर करें, पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, जो कम इंटरेस्ट टॉपिक्स हैं उनको कैसे दूर करें, रिवीजन स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए,
और मैं ये श्योर देता हूं बच्चों कि जो भी सर ने बोला है आप उनको फॉलो करें, और ये सारी गाइडेंस आपकी रैंक को, आपके मार्क्स को 200% एक्सेलरेट करेंगे, ये मेरा कंफर्म है। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा बच्चों अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखें। जैसे हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे सबके बारे में कि एक्चुअली में जो आपका एग्जाम होता है उसका टाइम होता है 2 से 5। बिल्कुल सर। तो उसके लिए आप अभी क्या करें, 2 से 5 अब सोना नहीं है 10 दिन में आपको। 2 से 5 में या तो आप कोई पेपर की प्रैक्टिस करें, अगर आप पेपर अल्टरनेट डे में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो दूसरा दिन है जिस दिन आप पेपर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उस दिन सोना नहीं है। उस दिन आप फिजिक्स सॉल्व करें, बायोलॉजी अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़े, नींद आ रही है तो, लेकिन सोना नहीं है। क्योंकि ये एक साइकोलॉजी होती है कि अगर अपन 2 से 5 अभी जगने की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि नीट एग्जाम, आई थिंक सर, बिल्कुल नीट सही है एग्जाम आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा जी सर, एकदम और आपको वहां पे किसी भी बिल्कुल प्रकार का लेथार्जिकनेस फील नहीं। सही कह रहे सर कह रहा हूँ कि सर एकेडमिक से ज्यादा एकेडमिक के इक्वली इंपॉर्टेंट है। इक्वली साल भर की मेहनत 3 घंटे पे आ जाती है। साल आप बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली सर ये बात भी है कि अगर कोई बच्चा 2 से 5 कॉन्टिन्यूसली सो रहा है तो जिस दिन नीट का एग्जाम होगा ना उस दिन उसको वो नींद आना मस्ट है, बिल्कुल। ऐसा होता है, ये बॉडी की अपनी एक सिस्टम सेट System होता set है। होता है। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन 2 से 5 ना सो। ना सर, मतलब आपको दिन में 2 से 5 बिल्कुल भी नहीं सोना है बच्चों। और कोशिश यही रहना चाहिए कि हर दिन प्रैक्टिस करें 2 से 5। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट।